हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नों के साथ साथ हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। इसमें आज देखा जाए तो आपका 25 मई 2025 तक जो आपका प्री का एग्जाम है, तब आपका आज से अगर काउंट किया जाए तो आपका 76वां दिन पड़ता है। तो इसी को एक कंटिन्यू करते हुए आपका टारगेट पीटी 2025 है, उसी के अंतर्गत ये सीरीज चलाई गई। संविधान संशोधन आज का हमारा टॉपिक है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस तरीके का संविधान संशोधन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ये कि संविधान संशोधन क्या है, किस तरीके की प्रक्रिया होती है और कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, तो इन सभी का एक ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। मतलब कि इस सीरीज में कम से कम समय में आपकी पूरी चीजों को रिवाइज कराना हमारा टारगेट है। तो हम आज लेकर चल रहे हैं संविधान संशोधन की ओर। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं 2024 के प्रश्न के बारे में कि 2024 में किस तरीके का प्रश्न संविधान संशोधन से पूछा गया। तो ये हमारा 2024 का प्रश्न है, जो सेट ई ए का आपका 66वां प्रश्न है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान में किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो ये जो आपका प्रश्न आया हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपका पूछा गया है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि परिवर्धन, दूसरा कथन दिया गया है, तीसरा परिवर्तन, तीसरा आता है निरसन। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके आपको सही उत्तर की पहचान करनी। तो हमने ये आपको प्रश्न बता दिया कि 2024 में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं इस टॉपिक की ओर कि टॉपिक की शुरुआत जहां से होती है वहां इस प्रश्न को स्टार्टिंग में ही दिया गया है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत की ओर चलते हैं, फिर इसके प्रश्न के उत्तर को बताते हैं। तो इसमें आता है हमारा संविधान संशोधन का ये टॉपिक। संविधान संशोधन के हम जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम शुरुआत में देखते हैं कि इसे संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत दिया गया है। भाग 20 में आर्टिकल आपका आता है कौन सा, 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था के कार्य में संशोधन की शक्तियां संसद को प्रदान की गई है। तो ये आपका अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये सभी प्रावधान दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 368 का क्लॉज एक जो है वो क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। तो ये आपका जब भी आप जैसे कि अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे, आप बेयर एक्ट को खोलेंगे, तो बेयर एक्ट में स्टार्टिंग में ही आपको ये तीनों शब्द दिखाई देंगे। कौन से, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन के। तो आपने अगर 2024 का अटेम्प्ट दिया है और अगर नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आपका 2024 में लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहली लाइन में पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका डायरेक्ट ही प्रश्न दिया गया है। तो इसमें क्या सा दिया गया है, ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में किन के द्वारा संविधान में किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। तो इस तरीके से ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर होगा, इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही आपके सत्य हैं। जैसा कि आपका 368 का क्लॉज एक जो है, इसमें इन सभी के बारे में बताया गया है कि ये परिवर्तन भी कर सकता है, निरसन भी कर सकता है और परिवर्धन भी कर सकता है। ये शक्ति किसको दी गई है भारतीय संविधान में, संसद को प्रदान की गई है। चलिए, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं, फिर और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चल देखते हैं। तो ये संविधान उन व्यवस्थाओं का संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, और यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में 1973 में दी गई थी। तो इस व्यवस्था को कब दिया गया था, 1973 का जो केशवानंद भारती वाद आया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो मूल ढांचे से संबंधित हो। यानी कि जो व्यवस्थाएं संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है उसमें बस संशोधन नहीं होगा और सभी में संशोधन होगा। और ये मूल ढांचे की किसमें दिया गया था, ये केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में, उसके अंतर्गत दिया गया था। अब संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रावधानों को जाना जाए तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया के निम्नलिखित तरीकों से इसे उल्लेख किया गया। पहला तो आता है कि संविधान में संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुराय स्थापित करके किया जा सकता है और राज्य विधानमंडल में नहीं किया जाता है। यानी कि जब भी संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है
तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन विधानमंडल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया है। दूसरा पॉइंट आता है कि विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य या पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूरी स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो यानी किसी भी विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की पूरी स्वीकृति की आवश्यकता जरूरी नहीं होगी। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें संकित से संविधान संशोधन के अंतर्गत इस तरीके की प्रक्रिया होती है और जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, तो इस तरीके से आते हैं। विधेयक के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होता है, यानी कि जो दोनों सदन है, मतलब कि दोनों विधेयक है, उनको विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। और यह बहुमत जो होगा वह 50% से अधिक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए। तो ये सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत का या इनका मतदान होगा, उसी के आधार पर ही इसमें इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित कराना अनिवार्य होता है और दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर इस पर एक संयुक्त बैठक का प्रावधान करने का प्रावधान नहीं है। यानी कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर ये दोनों, जैसे कि आपका लोकसभा में ये विधेयक आया, तो लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों में असहमति होने पर इस सदन में असहमति होती है, दोनों सदन में असहमत हो जाते हैं, तो इस विधेयक में किसी भी तरीके की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कि यदि विधेयक संविधान को संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर है, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। तो क्या कहा गया है कि यदि विधेयक संविधान संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर होते हैं, तो इसमें विधानमंडल के सामान्य बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। बहुमत में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत ये बहुमत होने चाहिए। अब आते हैं कि संसद के दोनों सदनों में पारित होने पर राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। यानी कि जहां पर आवश्यक है तो वहां राज्य विधानमंडल की भी सहमति आवश्यक है और जब उसकी सहमति हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है और इस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देंगे या वो नहीं देंगे या अपने पास रखेंगे या संसद के पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और यह संविधान में अधिनियम की तरह ही इसका समावेशन कर लिया जाता है। तो इसमें कोई भी विधेयक अधिनियम तब बनता है जब दोनों, एक तो संसद राज्यसभा से पारित हो जाए, लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा या राज्यसभा से पहले पारित हो, फिर लोकसभा से पारित हो, फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसमें स्वीकृति दी जाती है, तभी कोई विधेयक को अधिनियम बनाया जाता है। तो इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है वह इन प्रावधानों के अंतर्गत चलती है। संशोधन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि संसद में जो भारतीय संविधान है के अनुच्छेद 368 में है, उसमें 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था की गई है और ये संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम की संस्तुति के द्वारा इस तरीके के संशोधन की व्यवस्था है। लेकिन कुछ संशोधन इस तरीके के हैं कि जिनमें संसद मतलब कि संविधान संशोधन के 368 के तहत नहीं आते, लेकिन इस तरीके के संशोधन भारतीय संविधान में होते हैं। जैसे कि संसद के द्वारा कुछ साधारण बहुमत के द्वारा संसद में संशोधन होते हैं, कुछ विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं और संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तो ये वाला आपका अनुच्छेद में ही दिया गया है। जो साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं उनमें कुछ संविधान के कुछ उपबंध संशोधित होते हैं और बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान सदस्यों के द्वारा साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन की प्रक्रिया चलती है और ये सभी जो होंगे 368 के तहत नहीं होते हैं। तो ये तरह के संशोधन जो होते हैं वह 3 प्रकार के आते हैं। पहला आता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, इसके अंतर्गत अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों में बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, जो 368 की सीमा के बाहर होते हैं और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत शामिल है, जैसे कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन से रिलेटेड जो संशोधन होगा वह संशोधन के साधारण बहुमत के अंतर्गत होगा। नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्रों, सीमाओं, संबंधित राज्यों के नामों और परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण और उनकी समाप्ति, संसद में गणापूर्ति, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से रिलेटेड 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वह संसद की साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें संशोधन होते हैं। यानी कि साधारण
साधारण संशोधन बहुमत द्वारा संशोधन के माध्यम से होते हैं। फिर दूसरा आता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें इस संशोधन के अंतर्गत कुल सदस्यों का बहुमत होता है। कितना होता है कुल सदस्यों का बहुमत? जितने सदस्य उनमें से 38% से अधिक इसमें सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की कुल सदस्यता की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या से फिर चाहे रिक्तियां अनुपस्थित हो या अनुपस्थित हो। तो इसमें जरूरी नहीं होता है कि जैसे कि आपकी 100% बहुमत है सदन में, तो उनमें से कम आपका 38% या उससे ज्यादा होना आवश्यक है। चाहे उसमें जब ये 38% होता है तो उनके 2/3 बहुमत का कुल सदस्यता या अभिव्यक्ति के माध्यम से इसे पारित किया जाता है, और ये इसके बाद कोई सदस्य रिक्तियां हो या फिर अनुपस्थित हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन संशोधन में शामिल होते हैं जैसे कि मूलाधिकार से रिलेटेड संशोधन होते हैं, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड संशोधन होते हैं, और इसमें वे सभी उपबंध शामिल होते हैं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के संशोधन हुए। फिर आते हैं संसद के विशेष बहुमत या राज्यों की स्वीकृति के द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं, जिसमें नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उच्चतम या उच्च न्यायालय और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये संसद के संशोधन से रिलेटेड है। तो ये हमने एक ओवरव्यू संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जाना। अब हम चलते हैं इसी के अंतर्गत और भी प्रश्न जो पूछे गए हैं। जैसे हमने अभी पहला तो प्रश्न जो था उसके अंतर्गत जो आया हुआ था तो वो तो हमने 2024 का समझा। अब हम आगे जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के बारे की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अब आवश्यक है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी धन विधेयक का, और ऑप्शन सी आता है आपका वित्त विधेयक का, और ऑप्शन डी आता है संविधान संशोधन विधेयक का। तो इसमें क्या है, अभी हमने जब आगे पढ़ा हुआ है तो इसमें क्या है कि लोकसभा से भी पारित होना आवश्यक है, राज्यसभा से भी पारित होना आवश्यक है, फिर बाद में राष्ट्रपति इसमें स्वीकृति देते हैं, तब कहीं विधेयक कोई अधिनियम बनता है। तो ये किस में दिया गया है? ये संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत इस तरीके की प्रक्रिया आवश्यक होती है। फिर आते हैं इसी के अंतर्गत इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि इसके संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है। 368 में कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिनमें से आपको बताना है। पहला, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। पहला लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा द्वारा, तीसरा राज्य विधानमंडल द्वारा, और चौथा आता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से सबसे पहले संविधान में संशोधन जो लाए जाते हैं वह संशोधन किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो संशोधन लाने की जो प्रक्रिया का प्रारूप है वह लोकसभा के द्वारा भी होता है, राज्य विधानसभा के द्वारा होता है। इसमें ये ही होता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा भी नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं होता है। राज्य विधानमंडल का तो कोई इसमें औचित्य ही नहीं बनता है, और राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को मतलब कि विधेयक को अधिनियम बनाया जाता है, यानी कि पारित किया जाता है, उसे कुछ समय के लिए वो संरक्षित कर सकती है। लेकिन ये जो संशोधन लाने का उपक्रमण है वो राष्ट्रपति के द्वारा कतई नहीं लाया जा सकता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधी राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधिक संशोधन संभव है? तो किन के अंतर्गत है? पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा दिया गया है संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा दिया गया है 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची, चौथा दिया गया है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो निम्नलिखित कूटों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें आता है कि कम से कम आधी राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन में सांविधिक संशोधन के संभव के बारे में आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 प्रमुख प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्शन ए इसमें सही होता है, और तीसरा आपका ये विधान परिषद से रिलेटेड ये आपका नहीं होगा, तो ये फोर्थ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में
एक विधेयक की पुरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन कहता है कि यदि ऐसा विधि संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सत्य होगा, इनके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका दोनों ही कथन जो है वह सत्य नहीं है, कि इसमें केवल लोकसभा के एक विधेयक द्वारा प्राय स्थापित प्रारंभ किया जाता है। ये आपका गलत है, क्योंकि यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जाता है। ऐसा संशोधन जो संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, उस संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो इसमें राज्यों विधानमंडलों का रोल नहीं होता है, तो इस कारण से ये गलत है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके गलत होते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्शन डी होगा। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 368 का क्लॉज 2 जो है, वह संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरा स्थापित किया जा सकता है। इस कारण से ये किसी भी सदन में होगा, आपका चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और इसमें संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो उसमें सभी राज्य दिए गए हैं और इसमें होता है आधे राज्यों। तो इस कारण से आपका जो दूसरा कथन है वो भी गलत होगा, और ये प्रावधान 368 के क्लॉज 2 के परंतुक में दिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन कहता है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर की समीक्षा होती है। दूसरा आता है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के संविधान राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि वह उसे अनुमति दे। तीसरा कथन आता है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अंतर्गत आपको बताना है। तो हम प्रश्नों की ओर मतलब कि इसके ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो ये कतई गलत है। ये आपका लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया सकता है, और पूर्व सिफारिश की आवश्यकता आपके धन विधेयक में होती है। तो ये आपके संविधान संशोधन में कतई नहीं होती है। तो इस कारण से पहला गलत होगा। दूसरा आता है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि वे अनुमति दे। तो ये आपका सत्य होगा दूसरा। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी आपका सत्य है। अभी जब हमने संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, तो उसमें देखा कि इसमें इस तरीके की प्रक्रिया का प्रावधान डायरेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट हमने बताए उसमें पॉइंट से ही डायरेक्ट ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई इधर-उधर पॉइंट नहीं है। तो आपको जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, तो उसको आप रिवाइज करें और 1 से 2 बार देख लें, ताकि आपका एक-एक सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो इसमें आपका दूसरा, तीसरा कथन होने के साथ ऑप्शन बी होगा, जिसमें केवल 2 और 3 का होता है, पहला गलत होता है। इसकी व्याख्या देखी जाए तो संविधान का अनुच्छेद 368 जो है का क्लॉज 2 संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, और संविधान संशोधन विधेयक को अपेक्षित रूप से संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकार है कि वह उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे, और वह विधेयक को ना तो अपने पास रोक सकती है और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत, यानी कि जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 यानी कि जो 38% से अधिक है पारित होना अनिवार्य है, और इस विधेयक में दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों में कोई संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, तो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची संवर्धित की गई है। अब क्या होता है कि हमने संशोधन के बारे में तो जान लिया कि संशोधन कौन-कौन से हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट होते रहते हैं। भारतीय संविधान में अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये संशोधन संविधान संशोधन आते रहते हैं। उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है कि किसको जोड़ा गया है, कौन-सी चीज़ों के प्रावधान लाए गए हैं। तो जैसे कि आपका 9वीं अनुसूची का प्रावधान जो है, वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाते हैं? वह प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची का प्रावधान
लाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो जो मूल संविधान में न्यायिक व्याख्या का जो अभिभूत करने की जो शक्ति दी गई थी, वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आई हुई थी? वह 44वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत इस प्रावधान को लाया गया था और इसे भारतीय संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में इसे व्यापक रूप से माना था, उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या में अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह मुख्य तौर पर रोमी स्थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास राज्य तथा चंपाकरम दोराई-राजन बनाम मद्रास राज्य एवं अन्य समकालीन वादों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था और ये रोमी स्थापर का जो ब्याज था उसमें जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि लोक व्यवस्था के भंग के आधार पर बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और इस संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख संशोधनों में अनुच्छेद का 19 का क्लॉज 2 में लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं अपराध उद्दीपन के बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता में निर्बंधन के आधार पर इसे जोड़ा जाता है और चंपाकरण दोहराई राजन के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जाति आधारित आरक्षण के संदर्भ में निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 के खंड 4 को जोड़ा था और इसमें जमींदारी उन्मूलन हेतु लाए गए भूमि सुधार अधिनियमों में तत्कालीन संपत्ति के मूल अधिकार के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 33 का खा और प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से ये इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। इसमें भी आपका 44वां संविधान संशोधन होगा, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत के संविधान के 44 संविधान संशोधन द्वारा प्रधान लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के से परे कर दिया है और भारत के संविधान के 99वें संशोधन में भारत के उच्चतम न्यायालय में अभिखंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो इसमें जो है वह न्यायिक पुनरावलोकन के परे है, ये आपका पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सत्य है, क्योंकि 99वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में उच्च न्यायालय में अभिखंडित कर दिया गया था और ये आया था 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया था, जिसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरसित कर दिया गया था। तो ये आपका पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, ये आपका 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें अक्टूबर 2015 में दिए गए निर्णय उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण जारी कर रखने से। दूसरा दिया गया है इसमें आपका कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। ये जो आपका आया हुआ है इसमें पहला होगा। वही मैं जब से इसमें जैसे कि आपका 44वां नहीं है, इसमें ऑप्शन ए है। हमने इसमें गलत बताया, व्याख्या तो आपकी सही बता दी, लेकिन ये आपका ऑप्शन जो है ये पहला सही है, पहला संशोधन होगा और इसमें भी प्रथम संशोधन है। ये इसमें आपका प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची में आया हुआ है, ये सही है और आपका इसमें भी पहला सही है, मतलब पहला संशोधन ही सही है। तो दोनों सही है और इसकी ये व्याख्या है कि जिसमें 1951 में इसे लाया गया था। ये आपका कन्फ्यूजन, मैंने 44वां संविधान संशोधन बता दिया, तो ये आपका मिस्टेक है। इसमें ए होगा कि जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है वो 9वें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा जाता है। तो ये आपका इसमें सही है।
और ये आपका जो मंत्रिपरिषद का जो मामला है, ये आपके 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है और ये आपका 99 के अंतर्गत 44 में ये आपका ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें बी सही है और बी में क्यों ये इस कारण से सही है क्योंकि इसे जो कथन पहला जो कहता है कि भारत के संविधान में 39वें संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया है, तो ये आपका इसमें गलत हो जाता है क्योंकि इसे निश्चित कर दिया गया था जब 1975 में 39वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था, जिसमें 329 का के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को तो उसमें इसके अंतर्गत इसे न्यायिक पुनरावलोकन को परे किया गया था। इसकी जगह होगा आपका 39 44 की जगह 39वां संविधान संशोधन होगा और ये 44 नहीं होगा, तो इस कारण से ये आपका गलत है और दूसरा वाला आपका सही है क्योंकि 99वां जो संविधान संशोधन है वो 2014 में लाया गया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की जारी रखने से। ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। तो इसका आता है ऑप्शन सी आता है कि सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से और डी आता है कि हाल के गठित राज्यों को अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो इसमें 93वां जो संविधान संशोधन विधेयक है वह किसके से संबंधित है? ये आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत ही जो 93वां संशोधन संशोधन विधेयक संसद में 2001 में लाया जाता है और इसे संसद में पेश किया जाता है और यह जब अधिनियमित हो जाता है तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में यह भारतीय संविधान में अधिनियमित होता है और इसे मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसे अंतः स्थापित किया गया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनके अंतर्गत अनुच्छेद 43 में इसे प्रतिस्थापित किया जाता है और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 का टा या के को जोड़ा जाता है। तो ये और इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अधिनियमित होता है। तो इस तरीके से ये 6 से 14 वर्ष के लिए है। फिर आते हैं निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये प्रावधान किसमें दिया गया था? तो ये आपका 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उनके अंतर्गत कहा गया था। ये 2003 में आता है जिसमें 2003 में इसे अधिनियमित किया जाता है कि वर्ष 2003 में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विवेक पर ये निर्भर होता था। लेकिन 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है जिसमें अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या में लोकसभा और विधानसभा सदस्यों में अधिकतम 15% तक यानी कि 12% से अधिक नहीं निर्धारित था और इस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाता है और 10वीं अनुसूची में निर्हित सदन के किसी भी मंत्री के लिए ये भी निर्धारित कर दिया गया। तो इस तरीके से ये जो 15% का जो रेशियो रखा गया था कि 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये पहले क्या होता था 2003 के पहले जब 91वां संविधान संशोधन नहीं आया था, तब उस टाइम पर यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की स्वेच्छा पर निर्भर करता था। अब आते हैं कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के क्या तात्पर्य है। पहला कहता है ऑप्शन ए कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन बी आता है कि मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है, ना उनको छीना जा सकता है। ऑप्शन सी आता है कि संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से किया जाता है और ऑप्शन डी आता है कि संविधान का उद्देश्य का संशोधन नहीं किया जा सकता और वह संविधान का भाग नहीं, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका भारतीय संविधान में आधारभूत संरचना का सिद्धांत है। तो आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है वह आपका ऑप्शन ए होगा जिसमें संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो उनका निराकरण नहीं करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा इसके अंतर्गत। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान के जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत का तात्पर्य है कि इसमें संविधान के कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान होते हैं जिनको समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 के फैसले में स्पष्ट किया था कि कुछ आधिकारिक या मूलभूत लक्षण है जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अनुच्छेद आपका इस के अंतर्गत ये सभी प्रावधान दिए गए हैं।
अब आता है संविधान के 98वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेवा कर के विनियोजन और उगाही के लिए केंद्र के अधिकार देना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। ऑप्शन सी जनगणना 2011 एक के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन से। ऑप्शन डी आता है कि राज्यों के बीच नए सीमाओं के सीमांकन से। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है आपका 98वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इस तरीके से आपके यूपीएससी में ये संविधान संशोधन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 98वां संविधान संशोधन है, 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और 2004 में 13वीं लोकसभा के व्यय होने पर ये व्यपगत भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये संशोधन आते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और हमने जो लास्ट डे आपका कंप्लीट कराया इसके पहले वाले दिन, तो ये राज्यपाल से रिलेटेड कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। और भी इसी तरीके की इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।